Namaskar, I am Vikas Oja, Principal of Foundation School, Buxar. Today we have successfully completed the Everest Base Camp trek, and I express my words of gratitude to respected Director Sir, Mr. P.K. Mishra Sir, respected Director Ma'am, Mrs. Monica Dutt Mishra Ma'am, our mentor, Dr. Rajeshwar Mishra Sir, and all my colleagues who have not only supported but who constantly gave the words of inspiration and kept motivating that yes, this journey is possible. We conducted this journey with the objective that we should spread education, health, cleanliness and social harmony. So with these objectives, we have successfully completed this journey. I hope that the message will spread and Jai! सारे लोग बाहर निकल चुके हैं और हम लोग भी बाहर निकल रहे हैं। आज विश्व एवरेस्ट दिवस है और हम सभी बक्सर से एवरेस्ट बेस कैंप आज ही के दिन यात्रा पर निकल रहे हैं। यह यात्रा अनुस्मारक है कि शिक्षा और विकास की अवधारणा मानव केंद्रित नहीं, प्रकृति के साथ समन्वय पर आधारित होना चाहिए। हम रुद्रा गुरुकुल शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से स्वस्थ, सचेत, सुरक्षित दुनिया की परिकल्पना करते हैं। और चूँकि बक्सर एक मैदानी भाग है, यहाँ के बच्चों को अगर संवेदना के साथ जंगलों, पहाड़ों, नदियों से जोड़ना है तो हमने पर्वतारोहण को माध्यम बनाया है। वो जंगल में जाए, पहाड़ों के बीच में रहें और कनेक्टिविटी को बिल्डअप करें। यह नेचर कंजर्वेशन की बात किताबों में पढ़ के नहीं होने वाली। और रियल एडवेंचर्स के लिए पबजी की दुनिया से बाहर निकल के रियल एडवेंचर की दुनिया में आइए, पहाड़ों में आइए, जंगलों में आइए, मिलते हैं। बिल्कुल गजब का उत्साह था। हम लोग एक साथ तीनों लोग अपने कार में बैठ करके कोलंबर की ओर निकल चुके थे। क्या दिन था वो। और यात्रा का उमंग केवल हम में नहीं, हमारे लोगों में भी था। शिव भाई का ये उद्घोष सुनकर अभी तक मैं यही जान रहा था कि शिव भाई एक पर्वतारोही हैं, युवा हैं, लेकिन उनकी यह प्रतिभा देखकर मैं खासा प्रभावित था और उत्साह में था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ESIC हॉस्पिटल में, जहाँ पे डॉक्टरों की पूरी टीम हमारा इंतजार कर रही है। उनसे मिलेंगे हम लोग और मिलने के बाद आगे की यात्रा को निकलेंगे। हमारे छोटे भाई डॉक्टर विवेकानंद ओझा और उनके सहयोगियों के द्वारा जब हमें शुभकामना दी गई तब और भी ज़्यादा उत्साह बढ़ा। मैं फाइनली पटना पहुंच चुका हूं सर के यहाँ, और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। और सर के पिताजी ने भाई खाने का प्रबंध कर रखा है। यहाँ से जस्ट हम लोग खा के फिर गांधी मैदान से बस लेंगे और फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हाँ, ये हम लोगों का अपने होम टाउन में और घर में लास्ट मील है। इसके पश्चात 15 दिन के बाद ही अब भोजन मिलेगा। कहते हुए इस भोजन को हम लोग बढ़िया से करेंगे। फिर से प्रसाद में तो चीनी खा ही सकते हैं। उसमें तुलसी पत्ता खा। कोई बात नहीं है, चलिए 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 फ्लाइट ऑफ कर रहे हैं। चलिए सर, चलिए। आइए। और हम बाहर कितना खर्चा। हम लोग गांधी मैदान पटना के लिए निकले। वहाँ से बस पकड़नी थी। श्रीमती जी की शुभकामना, पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद और उसके बाद उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर हमें विदा किया। मरीन ड्राइव होते हुए हम पटना के गांधी मैदान पहुंचे। यहाँ हमारे विद्यालय के आदरणीय डायरेक्टर सर श्री पी.के. मिश्रा सर ने हमें फ्लैग ऑफ किया। हमारे अनुज शिवम और हमारे सहयोगी मिथिलेश जी भी हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए आए थे। उचित स्थिति को ग्रहण कर लिया है। तो दोस्तों मैं बाहर निकला, पहली पड़ाव थी ये, और बस में कुछ दिक्कत आई हुई है जिसका काम चल रहा है। बस की पाइप टूट चुकी है और लगता है कि 1 घंटा और लगेगा। तो हमारे पास चारा है कि वेट करें, बाहर कुछ एक्सप्लोर करें। घूम रहे हैं, देख रहे हैं। स्टेशन के ठीक बाहर ही एक लोकल शॉप पे हम लोग पानी का बोतल लेने आए हुए हैं। और जैसे फूड ब्लॉगर होते हैं, आज हम गैरेज ब्लॉगर बनाएंगे। ये मशीन है, ये रिंच है, ये कट प्लास है। इसे क्या होता है? अपने शिव भाई की इसी प्रतिभा का तो मैं कायल रहता हूँ। वाह शिव भाई वाह। मोतिहारी में बस स्टैंड के पास मुझे दिख गया है चना भूजे की दुकान। बाकी के तीनों भी लगता है भुजा खाने के लिए आ गए हैं। और बस स्टैंड के पास फुटबॉल का खेल शुरू। गेंद अभिराम के पास, अभिराम बच्चे को
शिव भाई आ गए, शिव भाई गेंद छीनने की कोशिश और ये साथ में गोल। कविता फाइनली हमारी बस दुरुस्त हो चुकी है और हम आगे निकलने वाले हैं, तो चलते हैं। हम नेपाल की सीमा में प्रवेश कर चुके थे और यह हमारा पहला पड़ाव था। बस्तीपुर के किसी लाइन होटल पे हमारी बस रुकी हुई है। घड़ी नींद सुबह की होती है, इतनी कि आपको उठाने के लिए धमाके की ज़रूरत हो। पथरीले रास्तों से गुजरती बस आप सीट पे आड़े तिरछे होकर सोने के जुगाड़ में रात निकाल चुके हैं। सफ़र का 18वां घंटा होने को है। अब शरीर किसी खास यौगिक स्थिति में नींद के गोते लगा रहा है, और ऐसा केवल आपके साथ नहीं, बस के सभी यात्री लुढ़के पड़े हैं। और एक जोरदार धमाका, अनियंत्रित से बस चारों तरफ धुआं, शोर, चिल्लाहट और दरवाजे की ओर भागते लोग, और इस तरह से नींद खुलती है नेपाल में। सो रहे थे, अचानक से जोरदार आवाज़ होता है, पता चलता है कि बस में आग लग गई है। बाहर निकल के देखता हूँ तो धुआं ही धुआं है चारों तरफ। पता करता हूँ कि क्या हुआ है अभी। और बेचारी कविता, जो कि काफ़ी अच्छे नींद में सो रही थी, अचानक से ब्लास्ट और आग लगने से जाग चुकी है। और इसके चेहरे को देखिए आप, सारा सामान बाहर। अभी भी हम लोग काठमांडू से काफ़ी दूर हैं और लगता है कि हमें अब बस बदल करके कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारे टीम मेंबर जल्द से जल्द अपने सारे बैग को हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कविता अपना सुपर स्ट्रेंथ यूज़ करते हुए, दमकल की गाड़ी आ चुकी है आग को बुझाने के लिए, और देखते हैं क्या होता है। तो हमें दूसरी बस करनी, क्योंकि बस की कंडीशन तो आप सभी के सामने है। अब हम लोगों ने यहाँ से टैक्सी कर लिया है, चूँकि गाड़ी में तो आग लग चुकी है। ठीक है, हम लोग चलते हैं। ऑल्टरनेट सोल्यूशन तो हमेशा निकालना पड़ता है। बिल्कुल। तो यात्रा में पहले यही लगी, इस तरह की अनिश्चितता तो यात्रा में हो सकती है। तो अब क्या उसका सलूशन हो सकता था वो देखना है। इस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। और ये पहली बार है कि जब हम काठमांडू आए। यहाँ से आगे यात्रा अच्छी रहने वाली है। मुझे अपने व्हीकल को पुश करने की ज़रूरत पड़ रही है ताकि चढ़ाई पे ऊपर जा सके रोड पे। हाँ, आफ्टर ऑल मैंने व्हीकल को पुश कर दिया, ऊपर रोड पे आ चुका है। होटल काठमांडू इन में चेक इन कर चुका हूँ और अपने अपने रूम में हम लोग जा रहे हैं। और लेट्स सी, होटल की कंडीशन सही है, क्लीनलेस है। और अभी तो सबसे पहले हमें फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद अपने बाकी के कॉन्टैक्ट से संपर्क साधना है। उसके बाद हम लोग निकलेंगे और पशुपतिनाथ दर्शन करना। और पशुपतिनाथ टेम्पल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो देखते हैं। लोग लिफ्ट के अंदर हैं होटल काठमांडू इनके। कमांडो ही काठमांडू ही है सर, काठमांडू ऐसे मांडू का मतलब खूबसूरत तो कुछ होता है सर, और काठ का मांडू। और मैं अपने कमरे का व्यू दिखाता हूँ, आप देख पा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ से बैठ के। काफ़ी अच्छा व्यू। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और पशुपतिनाथ मंदिर के लिए अपने होटल से, अपने होटल के कमरे से निकलने वाले वो ले चुका हूँ। और एक लड़की हमारे ग्रुप में है जिसको केवल फोटो की पड़ी है। तो हम लोग आ चुके हैं बाबा पशुपतिनाथ उनके दरबार में, और उनके दरबार में लंबी लाइन में हम लोग लगे हुए हैं। और देखते हैं बाबा से मिलने का जो अपॉइंटमेंट है, टाइम कब मिलता है। और बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में हम लोगों ने हाजिरी लगा दिया है। तो नमः पार्वते पते हरा हरा महादेव। तो अब यहाँ से आगे की ओर चलते हैं, निकलते हैं, देखते हैं बाहर क्या करना है। काठमांडू में पहला दिन पशुपतिनाथ जी का दर्शन और हम लोगों का अच्छा भ्रमण हुआ। इसके बाद रात में हम लोगों ने नेपाली रुपया, भारतीय रुपया कैसे कन्वर्ट होगा, क्या होगा, किस तरीके से तैयारी करनी है, सब रुपये का ढेर लगा के और सारी तैयारियां होने लगी। सुबह हमें निकलना था लुकला के लिए।
विष्णुराज मंदिर से थामेल मार्केट में आया हूँ, क्योंकि ऊपर में NPR ही चलेगा और मुझे मनी एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं 1 लाख INR को यहाँ पे NPR में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो चलते हैं। और कैपिटल मनी एक्सचेंज करके मुझे एक मनी एक्सचेंज शॉप दिखा, यहाँ पे देख सकते हैं। कविता यहाँ पे मिली है। यहाँ पे हमारा काम नहीं हो पाया और मनी एक्सचेंज कराने के लिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत है। और कविता ने फाइंड आउट किया है, बात करके देखता हूँ मैं भी। तो यहाँ पे भी निराशा हाथ लगी है और INR to NPR यहाँ पे मुश्किल है। तो फिर से खोज में निकलते हैं। थामेल के पास मार्केट में एक भैया मिल गए हैं बिहार से। कुछ ज़रूरी सामान हम लोगों ने लिया और ये पैसा लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम भी बिहार से हैं। तो मिलिए, देखिए ये होते हैं बिहारी। थामेल के बाजार में बहुत देर तक पैदल चलने के बाद हमें चाय की एक अच्छी दुकान दिखी। यहाँ रुककर थकान मिटाई, स्वादिष्ट चाय का आनंद लिया। आज काठमांडू का हमारा आज पहला दिन लगभग ख़त्म होने को है, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग हमारी काठमांडू से डोमेस्टिक फ़्लाइट है। स्टे करने के लिए यहाँ की करेंसी होनी चाहिए और उस करेंसी को एक्सचेंज करने में लगभग हमारे पसीने छूट गए। कुछ हमारी भी गलतियाँ रही, क्योंकि देरी की वजह से सारे करेंसी मार्केट बंद हो चुके थे, जिस कारण हमारी करेंसी अच्छे से एक्सचेंज नहीं हो पाई पूरी की पूरी। और ये कुछ हमारे सामने कुछ करेंसी है और अभी हम उसकी पूरी जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग रेडी हैं एयरपोर्ट के लिए और आज से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है और चलते हैं एयरपोर्ट की ओर। बिल्कुल। हेलो कविता। कविता भी अपने रूम से निकल चुकी है। एक बार रूम चेक कर रहा हूँ, कुछ ज़रूरी सामान हमारा छूट ना गया हो। चेकआउट कर चुका हूँ मैं और ड्राइवर का वेट कर रहा हूँ। यहाँ से सीधे एयरपोर्ट निकलने वाला हूँ और वहाँ से अपनी फ़्लाइट है लुकला के लिए। तो लेट्स सी। बाहर सर हमारे वेट कर रहे हैं ऑलरेडी। चल के उनसे मिलता हूँ। तो जिला जवार के भाइयों, बच्चों और अपने छात्रों, रियल एडवेंचर इन पहाड़ों के बीच में है, जंगलों में, नदियों में है। तो मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलो और रफ्तार को पकड़ो। सो वी आर एंटरिंग एयरपोर्ट। Here's my team member. So अपनी सारी टीम रेडी हो चुकी है। हम लोग वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट पे अपने फ्लाइट का। Everyone, hello. Oh, I didn't hear that. I thought of these shoes. ये थोड़ा सा जो लुकला वाली फ़्लाइट होती है ना, ये थोड़ी टर्बुलेंट फ़्लाइट होती है। बिल्कुल। तो इसको लेकर के अभी हम लोग ये डिसाइड किया कि चाय वाय लुकला पहुंच के ही पीते हैं। एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं और बस के अंदर जा रहे हैं हम लोग। मज़ा आएगा। कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी इकोनॉमी कैसी है। ये मॉग और बाल्टी से कैसे विमान धोया जाता है, इसका आपको नज़ारा हम लोग। तो वी आर रेडी टू फ्लाई एंड थोड़ी ही देर में हम उस खतरनाक घरेलू हवाई अड्डे पर उतरने वाले थे, जिसे द हिस्ट्री चैनल पर प्रसारित मोस्ट एक्सट्रीम एयरपोर्ट नामक कार्यक्रम द्वारा 20 से अधिक वर्षों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि रनवे की ढलान खतरनाक है और रनवे के आखिरी छोर पे 600 मीटर से ज़्यादा की गहरी खाई है। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लुकला एयरपोर्ट का एक नाम तेंजिंग हिलेरी हवाई अड्डा भी है। अब हम इस हवाई अड्डे पे थे। खराब मौसम की वजह से कई बार प्लेन का रडार काम नहीं करता। इस वजह से पायलट अंदाज़ा लगाकर प्लेन की लैंडिंग करवाता है। इसका रनवे इतना छोटा है कि जरा से लापरवाही और प्लेन सीधे पहाड़ी से टकरा जाएगा। इसमें ट्रैक की चौड़ाई मात्र 65 फीट है। प्लेन लैंड करने या टेक ऑफ में पायलट की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पायलट को इस छोटे से रनवे पर समय रहते ही प्लेन के ब्रेक पर कंट्रोल करना होता है। कई हादसों के चलते अब यहाँ नए पायलट को प्लेन लैंड करने की परमिशन नहीं दी जाती। खैर, हमारा जहाज़ रनवे पर आ चुका था, हम उतर चुके थे
कोई खुशी से, कोई जोश में, या कोई डर छुपाने के लिए चिल्ला रहा था। देख रहे लहराता कैसा है, बड़ा मुश्किल है इसका। छोटे विमान यहाँ आते हैं तो पहाड़ों से के बीच से होते हुए और बहुत कम डिस्टेंस होता है उन दोनों के बीच में, तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही, जिसको कहें, खतरनाक एयरपोर्ट है। और हाय, हेलो, नमस्ते। हेलो जी। हम YouTube पे आने आ गए सर। ये है दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, लुकला एयरपोर्ट, जो कि नेपाल का सबसे जाना माना और डेंजरस, हमें समय समय पे समाचारों में। ये आज की चढ़ाई जो है, ये लुकला नाम की जगह है, जिसके बारे में बताया। लुकला से फागडिंग की ट्रैक होती है। ये रिलेटिवली इस पूरे ट्रैकिंग उसका एक्सपीडिशन का सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है। तो ये कोई ख़ास नहीं है, आराम से चलना है और 2-3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच जाएंगे फागडिंग नाम की एक जगह पे। वहाँ रेस्ट करेंगे, लंच करेंगे। सागरमाथा नेशनल पार्क से होके हम लोग अब निकलेंगे आगे। यहाँ पे एंट्री फी देना होता है, वो देने के बाद आप आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद मतलब एक चीज़ समझ में, हाँ प्लीज़ स्टॉप प्लीज़, पासपोर्ट। तो लुकला से जब हम आगे बढ़े पखेडिंग की ओर, तो ये एक सस्पेंशन ब्रिज मिलता है। सबसे लंबा ब्रिज है, सबसे डरावना ब्रिज है। उस पे मुझे गाना गाते हुए ऐसे क्रॉस करना है। कैसे गाना? Which one? है अपना दिल तो आवारा, ये दिल तो है आवारा। वही वाला। काफ़ी मतलब डर भी सकते हैं आप, बहुत अनबैलेंस फील होता है। अब हम लोग ऑलमोस्ट ऑल क्रॉस कर चुके हैं, तो ये देखिए पीछे में ये खाई। और बारिश शुरू हो चुकी है पहले दिन की ट्रैकिंग में, पखेडिंग में। पत्थरों पर मंत्रों की ऐसी खूबसूरत लिखावट, बहुत अच्छी। हम लोग फागडिंग पहुंच चुके हैं, अपने ट्रैकर लॉज के बाहर वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे लोगों को। जल्दी हम अपने रूम के अंदर जाने वाले हैं, उसके बाद फ्रेश होके। तो मैं फागडिंग में आ चुका हूँ। डे 1 था हमारा ट्रैकिंग का, और मैं स्टे के अंदर हूँ। और आप देख सकते हैं खिड़की के बाहर व्यू कितना अच्छा है। हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुका है। फागडिंग में ये रात काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी गहरी नींद आई, और मैं हर रूम में जाके अपने दोस्तों को, टीम मेंबर्स को उठा चुका हूँ। आज की जो ट्रैकिंग है हमारा नामचे बाज़ार के लिए 8 से 9 घंटे की ट्रैकिंग है, और मैं सबको इकट्ठा कर रहा हूँ। थोड़ी सी हम लोग वार्म अप, स्ट्रेचिंग, मसल्स को रिलीज़ करेंगे ऊपर चढ़ने से पहले। तो सबको उठाने जा रहा हूँ, इकट्ठा करने जा रहा हूँ। उठा तो चुका हूँ एक बार, लेकिन कुछ भी अभी भी सो रहे हैं। और पहाड़ों की सुबह कुछ खास ही होती है, और सुबह सुबह ताज़ी हवा फेफड़ों में भरना और अपने अंदर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करना, और शायद इसीलिए लोग पहाड़ों में आते हैं। ये चीज़ शहरों में, कंक्रीट के जंगलों में नहीं मिल पाता। तो हमें यह समझना होगा हमारे पहाड़, हमारे जंगल, हमारी नदियाँ कितनी ज़रूरी है। और हम लोग निकल रहे हैं नामचे बाज़ार की ओर। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, बिल्कुल फिट है, रेडी हैं आगे की यात्रा के लिए। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं।
इन प्राकृतिक नज़ारों की बात ही कुछ और है। इसको देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपको प्रकृति के बीच में आना होता है। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद, याहू वूहू। एवरेस्ट बेस कैंप का ये आज ये दूसरा दिन है ट्रैक का। हम लोग नामची बाज़ार जा रहे हैं। इस ट्रैक के लिए जो तैयारी हम लोगों ने की थी, इसमें दूसरे दिन में हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये तैयारी बहुत ज़रूरी थी। इसके बगैर ये ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ये ट्रैक इतना भी आसान नहीं है। इसमें आपको हाई एलिवेशन है, बहुत सारे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो प्रॉपर तैयारी के साथ ही इस ट्रैक में आना चाहिए। एकदम स्टीप डिक्लाइन है, इतना स्टीप डिक्लाइन है कि पूछिए मत। तो है जहाँ इंक्लाइन भी है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो तैयारी करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। और यात्रा में मिले हमें दो प्यारे से दोस्त, और शायद इसलिए कहा गया है कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। देखिए क्या है ना, इस ट्रैक में चूँकि ये हाँ मोटरेबल रोड तो है नहीं, तो जो भी चीज़ें ले आई जाती हैं वो पोर्टर्स ले आते हैं, या तो सर पे या पीठ पे या फिर याक के द्वारा। तो चीज़ें जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड हाई और होता जाएगा, वैसे वैसे क्या है ना, चीज़ें कॉस्टली होती हैं। जैसे जो हम ट्रैक कर रहे हैं नामची बाज़ार का, इसमें जैसे यहाँ पे कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, तो जगह जगह आपको टैप्स मिलेंगे। उन टैप्स से पानी अपना भर सकते हैं, और टैबलेट्स हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स उपलब्ध मिले आपको। एक्वा टैप के नाम से आता है, तो उसको आप ले लीजिए और अपने बॉटल में प्यूरिफाई करिए। अच्छा है, इसको यूज़ करिए। एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा के दौरान हमें जो अपना परमिट लेना पड़ता है, अब हम सागरमाथा नेशनल पार्क की इस परमिट के थ्रू अब आगे हम बढ़ पाएंगे। सागरमाथा नेशनल पार्क में एंट्री करने से पहले थोड़ा वार्म अप करते हुए तो कुछ घंटे चलने के बाद और नामचे से पहले हम लोग बुद्धा लॉज में लंच के लिए रुके हुए हैं, और अपने सॉक्स को, अपने शूज़ को, अपने पैर को 250 मीटर के लिए हाँ थोड़ा सा धूप दिखा रहे हैं, ताकि जो नमी है वो दूर हो जाए और पैरों में थोड़ा सा ब्लड फ्लो हो पाए। आफ्टर लंच हम लोग नामचे के लिए निकल चुके हैं, अपनी टीम पीछे। Largest and the highest suspension bridge in all over the Himalaya region. I'm not a guide, but तो हमारे साथ है नैना, कविता और सर। नामची के पहले का ये सस्पेंशन ब्रिज बहुत खास है। यहाँ जब भी आए कुछ देर तो रुकना ही होगा, कुछ बातचीत, कुछ गपशप, इसकी ऊंचाई को सम्मान, यहाँ के वातावरण खूबसूरती का अवलोकन। इस ब्रिज का नाम किलेरी ब्रिज है, और ये इस रीजन का सबसे ऊंचा ब्रिज है। अभी थोड़ी देर पहले नैना ने भी बताया था, और नीमा ने मुझे पुराना वाला ब्रिज भी दिखाया। ये रिसेंट यहाँ उत्साह कुछ ऐसा था कि अभिराम दौड़ के पहाड़ के ऊपर चले गए, और चल करके जो एडवेंचर किया उनको दोबारा ऐसा ना करने के लिए हम लोगों ने जरूर कहा। और फाइनली हम लोग नामचे बाजार में अपने स्टे के पास पहुंच चुके हैं। और कैसा लगा सर आज का? बहुत ही अच्छा लगा कि ये वाकई एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक है। बहुत थकाने वाला ट्रैक था। आगे जैसा कि लोग बताते हैं कि और ज़्यादा, अभी असल ट्रैक तो इसके बाद स्टार्ट होगा, तो नामचे से डेंगबोचे। लेकिन फिर भी ये भी ट्रैक ऐसा ट्रैक होता है, पहला अनुभव है हम लोगों का, मतलब मेरा पर्टिकुलरली। तो अच्छा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचा है, बादल दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए, और
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो है। नामचे बाज़ार हम लोग एक दिन एक्लेमेटाइजेशन के लिए रुके और एक्लेमेटाइजेशन से लौट के आने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों से जो बातचीत हुई उसमें पता चला कि यहाँ के बच्चे किस तरीके से अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, यहाँ की संस्कृति क्या है, लोग क्या सोचते हैं, इन तमाम विषयों पे बातचीत हुई। अभिराम जी क्या बता रहे हैं, सुनते हैं। जाना जरूर है, उसलिए वो 8 क्लास का बाद इधर बच्चे को इधर लेके आया। अभी कुमजुंग स्कूल में जाता है। ले लीजिए कविता, फोन किसका है? तो हमने देखा कि हमारे यहाँ जैसे स्कूल सिस्टम में या फैमिली में लोग अपने बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन अपने शहर में रख के पढ़ाते हैं, फिर वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज देते हैं और फिर बच्चे बाहर निकल जाते हैं। और लेकिन यहाँ पे मैंने बात किया, आपका नाम? मेरा जिक्कू शेरपा। जिक्कू, इनके बच्चे प्राइमरी एजुकेशन के लिए बाहर चले गए। उसके बाद 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने अपने फैमिली के पास अपने गांव में वापस बुला लिया। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो इन्होंने बताया कि अपने गांव को समझने के लिए, अपने कल्चर को समझने के लिए, परिवार के पास होने के लिए। तो ये चीज़ अच्छा लगा क्योंकि हमारे यहाँ और यहाँ पे सारे सदस्यगण बैठे हुए हैं और थोड़ी देर बाद आप मेरा चेहरा देखेंगे। मैं बिल्कुल अचेत अवस्था में, जो कि काफ़ी लंबी चढ़ाई के बाद और लंबी थकावट के बावजूद, ये अभिराम वो भी शायद अचेत अवस्था में ही कुछ सोच रहा है। छल्ला दी हंसदा फिरे, छल्ला दी रोंदा फिरे, छल्ला हंसदा फिरे, छल्ला रोंदा फिरे, छल्ला गली गली घूमदा फिरे। तो अभी कमरे से बाहर निकल के हम लोग कुछ ज़रूरी चीज़ें, कुछ ज़रूरी मेडिसिन लेने बाज़ार की तरफ आए हुए हैं। चूँकि नामचे में एक छोटा सा बाज़ार भी पड़ता है। हाँ, तो आज शाम में ही सारी इसेंशियल चीज़ें हम लोग अपने पास रख लेंगे क्योंकि कल से फिर आगे की ट्रैक शुरू। मतलब ये कि प्राइमरी एजुकेशन हो गया तो अब वो गांव जाने, इस माहौल में रहे, इसके लिए उसको बुला करके यहाँ पे वो रख रहे हैं। और नामचे में ये हमारा दूसरा दिन है। हम ऊपर जा रहे हैं और फिर नीचे लौटेंगे, तो आसपास के इलाकों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं, हमारी टीम निकल चुकी है। पॉइंट पे हमारे टीम के मेंबर डिसाइड कर रहे हैं कि वो म्यूजियम जाएंगे या एवरेस्ट व्यू पॉइंट की तरफ जाएंगे। ये चूँकि थोड़े हाई एल्टीट्यूड पे है, तो मैं और सर ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग एवरेस्ट व्यू पॉइंट की तरफ जाएंगे। मैं दिखाता हूँ किधर। जैसा कि विगत हो कि पहाड़ों में यात्रा के दौरान लोगों का एक्लेमेटाइज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसी सिलसिले में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे आगे सर चल रहे हैं और पीछे में मैं ब्लू जर्सी में बढ़ता हुआ। और आज की हमारी यात्रा एवरेस्ट व्यू पॉइंट होटल तक के लिए है। कुछ दूर आगे चलते ही मिलते हैं कुछ बच्चे जो शायद पढ़ाई करके वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे, पहाड़ों पे दौड़ते हुए। तो हमारे तरफ के लोगों को सोचना होगा, देखना होगा कि ये बच्चे पढ़ाई करने अपने घर से काफ़ी कई किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं और फिर उतरते हैं, और हमें समझना होगा कि हम अपने बच्चों को कैसे बड़ा कर रहे हैं। क्या सर? सही कहा अभिराम आपने। संघर्ष से ही व्यक्ति मजबूत होता है, बच्चों को संघर्ष करने देना चाहिए। शिव भाई, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सर, बाल अवस्था से यह संघर्ष का पड़ाव शुरू होता है और हमें उनको उसमें शामिल करना चाहिए। एवरेस्ट व्यू पॉइंट की तरफ हम लोग जा रहे थे। सफ़र में आगे जो हमने किया, हमें भी नहीं मालूम था कि आज हम ये करने वाले थे। आप हमारे साथ बने रहें देखने के लिए कि आगे हमने यहाँ जाके क्या किया। और कुछ दूर चलते ही दिखा सामने मैदान और सर ने लगा दी दौड़। और हमें यहाँ पे 3775 मीटर ऊंचाई पे, जहाँ एक सेल्फी तो हमारी बनती है। और शिव भाई, मैंने पता लगा दिया कि सर मैदान देख के बार बार दौड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ आने से पहले काफ़ी दौड़ की तैयारी की थी और वो आखिर स्वभाव में आ चुका था। और ये क्या, इतना सुनते ही सर ने पिटाई शुरू कर दी। मैं अभी अपने कैमरे में पीछे बिजी था, तभी देखा कि अभिराम और सर के बीच कड़ा संघर्ष। ये दोनों वर्जिश करने लगे। ये देखिए नज़ारा आपके सामने, इसे भोजपुरी एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। वाह, क्या बात है। यहाँ पे आप चाय पीते पीते एवरेस्ट को अपने सामने देख पाएंगे। 0 मीटर हाई में आया है, एक ऑलमोस्ट 400। डर के आगे जीते। मेरे को तो बहुत डर लगा। सबका फिटनेस लेवल एक नहीं होता है, लेकिन एक एक स्टेप करके पहुंच सकते हैं। तो आज हम यहाँ पहुंच गए। और ये क्या, कविता घर जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुला ली है क्या? क्या सिर्फ? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा। बहादुर बच्ची है।
अरे देखो, ये सच में हेलीकॉप्टर बुला ली है। ये पक्का घर वापस जाने वाली है। नहीं, मुझे नहीं लगता। तू यहाँ पे खड़ा होके क्या कर रही है? जी हाँ, विश्व के इस हिस्से में या तो आप पैदल चल सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर से। तो क्या हम लोग टंगबूचों के लिए रेडी हैं? ट्रेकिंग किसे कहते हैं वो आज पता चलने वाला था। ये थोड़ा पीछे है ना एवरेज। ये नुचे एंड तोबुचे है। तोबुचे के पीछे वाला का। पीछे वाला या अच्छा है चंपा पॉरिज जो है। तो सुबह में हम लोगों ने चंपा पॉरिज खाया था और नीमा बता रहा है कि चंपा जब बच्चे 5 साल के हो जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ अन्नप्राशन होता है, ठीक वैसे ही बच्चे को 5 साल का नहीं, मतलब जब भी अनाज दिया जाता है, जब भी अनाज दिया जाता है तो चंपा कभी हम लोग ये चंपा देता है, क्योंकि ये चंपा है ना, ये ऑर्गेनिक है, लेकिन इसमें कुछ केमिकल भी नहीं है। सो अच्छा है। सो किसी लिए देता है, ये बच्चे के लिए एक है ना, वो सर से खरीद के मेडिकल से, उससे तो वो बहुत अच्छा है। ये पाउडर की बात कर रहे हैं, लेप्टोजेन है ना, उससे तो बहुत अच्छा है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक सौहार्द की यात्रा में कभी स्वास्थ्य की बातें हो रही है, कभी शिक्षा की बातें हो रही है, तो कई चीज़ें मिल रही है इस यात्रा में, और यह यात्रा इसी नैरेटिव को लेके है। हेलो 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 हेलो। रुकिए। जस्ट अ लिटिल वाटर ब्रेक। तो ट्रैकिंग के दौरान अगर रास्ते में आपको याक मिलेंगे, तो जो नए ट्रैकर है उनको मैं बता दूं, अगर किसी याक के सिंग पे रेड कपड़े बंधे हुए मिले, तो इसका मतलब कि उस याक से आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। ऐसे भी आपको नॉर्मल कोई भी याक मिलता है, तो आपको पहाड़ के साइड ठीक ऐसे खड़ा हो जाना है। तो ये जोके है, जोके 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 जोके। तो याक और जोके के बीच में अंतर ये है कि याक के शरीर पे आपको ढेर सारे बाल मिलेंगे, लेकिन जोके के साथ ऐसा नहीं है। तो ये जो अभी वीडियो में हमारे सामने चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये याक नहीं है, याक जैसे लग सकते हैं। मी लाइक आवारा हूँ, आवारा हूँ, मैं गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। कांची रे मिठो मायो लांची रे, कान्छी रे मिठो माया लाउँछु रे, अनि त घुमाउन काठमाडौँ लान्छु रे। कांची रे मिठो माया लांची रे, अनि त घुम्न काठमाडौँ लान्छु रे। वो पूरे ट्रैक में आपको ये सिगरेट के बड्स, यानी बचा हुआ जो हिस्सा होता है, वो वैसे बिखरा हुआ मिल जाएगा। कमाल की बात यह है कि ये जो है ना, डिके नहीं होता है, इसको डिके होने में वर्षों लगते हैं। ये जो छोटा सा जो बड है, और जहाँ भी जाइए वहाँ आपको ये मिलेगा। तो स्वच्छता के लिए जो ये हम यात्रा कर रहे हैं, उसमें ये एक समस्या तो खैर पहाड़ों तक आ चुकी है। तो हम लोग क्या पर्यावरण को हम लोग कितना संरक्षित छोड़ रहे हैं। हेलो हेलो। और रास्ते में कुछ और ट्रैकर हमारे साथ हो लिए, आगे चलते हैं। ऊपर दूर वेलगुट दिखाई दे रहा है। वेलगुट यहाँ के संरक्षित जीव हैं, जिन्हें मारना दंडनीय अपराध है, और आपको समझने के लिए इन्हें पहाड़ी बकरी बोल सकते हैं। इतने इंक्लाइन और ऐसे संकरे जगह पे कूदते फांदते ये नज़र आते हैं।
एंड फाइनली वी रीच टू आवर कैंप टेंगबुचे। 3:55 हो रहे हैं और लंबे ट्रैक के बाद जब हम पहुंचते हैं टेंगबोचे और बच्चे दिखाई देते हैं तो बच्चों के साथ बच्चा होना काफ़ी सुकून सा देता है। हम अपनी थकान को भूल जाते हैं और मिलते हैं सर भी आ गया फुटबॉल खेलने फुटबॉल। और ये मैं बॉल को पास करता हुआ और सर बॉल की तरफ बढ़ते हुए देखता है बॉल ये ले पाएगा। सर बॉल लेके आ गए हैं शिव भाई सर भी। और देखिए मेसी को ये कोचिंग देते थे सर और मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि सर हाँ मुझे भी फुटबॉल को सिखाइए। तो सर ने वो तमाम किक मार के दिखाई जिसको फुटबॉल में अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो नहीं मारना तो सर ने मुझे बताया कि ये सारी गलतियां नहीं करना और जब हम फुटबॉल खेलते खेलते बोर हो गए तो हमने उसे ही वॉलीबॉल बना के खेलने लगे। और फिर पता चला कि सर फुटबॉल के कोच नहीं थे, वॉलीबॉल के कोच थे मैंने कविता से पूछा दूर दृष्टि क्या होता है तो बोलती है कि पहाड़ पे खड़े होकर दूर तक देखना इस यात्रा में हमारे द्वारा हर रोज संध्या प्राणायाम किया गया। और जब तक जिंदा है भरपूर सांसें लेते रहिए, ये फ्री भी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा कैंप ठीक नीचे है और हम लोग करीब 60 से 70 मीटर ऊपर आए हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ट्रैकर होने के नाते कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है, उससे हम समझौता नहीं कर सकते। और चलते हैं वापस अपने कैंप की ओर। और अगले दिन सुबह में उड़ने के लिए तैयार कविता। तो टेंगबुचे की सुबह हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं टेंगबुचे के लिए। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम ईबीसी को छूने आज निकले हैं हम। संकल्प, दृढ़ता, एकता। यात्रा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे संघर्ष बढ़ता जा रहा था, आनंद भी बढ़ता जा रहा था। और जब इन पहाड़ों के किनारों से हम आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ बहते हुए हवाओं के झोंके अपने आप में गजब का रोमांच पैदा कर रहे थे। पहाड़ से वेजिटेशन बिल्कुल गायब होता गया। देखिए अंतर यहाँ समझ में आएगा। ऑल्टीट्यूड बढ़ा, सांस लेने में भी थोड़ी थोड़ी तकलीफ हुई। अब वो 4000 मीटर से ऊपर है। पहाड़ पे उतरते वक्त आपको ऐसे संकरे जगह पे पहाड़ के साइड से सधे हुए कदम के साथ आगे बढ़ना होता है। और यहाँ पे कविता आगे बढ़ रही है पीछे पीछे सर, और मैं ठीक पीछे कैमरा लिए। और एक बार जब आप चलना शुरू करते हैं तो फिर चलते ही चले जाते हैं, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़, चढ़ना उतरना चलना, संकरे रास्तों से, पत्थरों के बीच, कभी कभी मैदान भी मिलते हैं। और बीच बीच में आपको अपने बाकी के सदस्यों के साथ ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा रास्ता लेना सही होगा, क्योंकि रास्तों को लेके कभी कभी आप सदस्यों के बीच में मतभेद भी हो जाते हैं। वो किसी और रास्ता पे चलना चाहते हैं और आप किसी और रास्ता पे। अंतोगत्वा टीम लीडर डिसाइड करता है कि कहाँ से जाना सही होगा। इतना चलने के बाद जब आपको अपना कैंप दिखाई दे तो आपकी खुशी देखते ही बनती है। और फाइनली हम लोग डिंगबोचे पहुंच चुके हैं। अल्टीट्यूड है 4410 मीटर। कैंप के अंदर आने पे सबसे पहला काम विंडो से बाहर का नज़ारा देखना, फिर अपने शूज़ को खोलना और खाने के लिए
अपने बाकी मेंबर्स को बुलाने जाना। डेंगोचे की सुबह हमारी टीम 2 रूट पे निकल रही है। एक चुकुंग पे जो कि 4700 मीटर के अल्टीट्यूड पे है और दूसरी टीम नागार्जुन पिक को ले जिसकी अल्टीट्यूड 4900 मीटर है। तो हम लोग रेडी हैं जाने के लिए। जब हमारे पास इस तरह के 2 विकल्प आते हैं तो हमारे पास कुछ पैरामीटर हैं तय करने का कि हम किस विकल्प को चूज करेंगे। तो पहला पैरामीटर है कि किस में सबसे ज़्यादा संघर्ष है, कुछ रिस्क है और एडवेंचर है। और हमारा निर्णय सही था। कुछ घंटों की चढ़ाई के बाद हमें पता चलने लगा कि इस पिक पे चढ़ना वाकई संघर्षमयी है। और अभी तो वार्म अप ही शुरू हुआ था, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोई बैठेगा नहीं। आप इन सधे हुए धीमी गति से बढ़ते हुए कदमों को देख पा रहे हैं। यह ऐसा इसलिए था कि हमने तय किया था कि अगर हम तेजी से चलेंगे तो ऊपर अल्टीट्यूड के पास जैसे जैसे हम जा रहे हैं ऑक्सीजन की उपलब्धता वैसे ही कम हो रही थी और ज़्यादा तेज़ गति में आने के कारण हमें हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे में हम एग्जॉस्ट हो सकते हैं, थक सकते हैं। इस वजह से हमने निर्णय लिया कि हम धीरे चलेंगे, लगातार चलेंगे। इस ऊंचाई पे अब हमें कम ऑक्सीजन का सामना करना पड़ रहा था। हम इससे बचने के लिए अपने गति को सामान्य रख रहे थे। अपने सामने कैमरे को पाके अगर सर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वाकई ऑक्सीजन की कमी ही है, आप समझ सकते हैं। सर आप कैमरा पकड़िए, मैं पुशअप लगा गया। इस प्रकार से हिमालय पुशअप तो कर लिया, अब थोड़ा सा सीने वाली भी कर लेता हूँ। तो भैया सीने वाली फ्लो ऑफ स्टेक्स है। 2 घंटे की चढ़ाई और है और हम लोग आज एक्लिमेटाइज कर रहे हैं। कल हम लोगों को आगे की यात्रा करनी। डिसिप्लिन और मोटिवेशन के बीच में क्या फ़र्क होता है? तो मोटिवेशन से आप 1 दिन 2 दिन कुछ घंटे कुछ दिन कार्य कर सकते हैं। डिसिप्लिन वो है जिसे आप लगातार लंबे समय तक एक रूटीन को फॉलो कर सकें और एक कार्य को कर सकें। ये यात्रा यही सिखा रही है। तो आपको इशारा मिल चुका होगा कि हम लोगों में से सबसे ज़्यादा फोटो किसने लिया था। फोटो शूट के एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से चलना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ऊपर में एयर थिन हो चुकी है, ऑक्सीजन भी कम है। बाकी के टीम मेंबर्स सभी आ रहे हैं पीछे, देख सकते हैं। हमें चलना होगा ऊपर की तरफ। रुक जाना नहीं तू कभी हार के। मांगो में 4900 मीटर, ऑलमोस्ट 5000 मीटर की ऊंचाई पे नागार्जुन पीक पर मैं पहुंच चुका था। ठीक पीछे शिव भाई भी अब आ रहा था, लेकिन अभी भी कविता और सर दिखाई नहीं दे रहे थे, वो काफ़ी नीचे थे। मैं शिव को कहा कि मैं उन दोनों को लेके आता हूँ और जाने पे मालूम पड़ा कि कविता सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, सरवाइव कर रही थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी, वो सांस नहीं ले पा रही थी। और मैंने और सर ने उसको कैसे भी काम करने की कोशिश किया और थोड़ी देर बाद सहज होने पे उसने फिर से अपने कदम को आगे बढ़ाया और फाइनली हम सभी पूरी टीम नागार्जुन पीक पे थे। पार्वती
की फतेह, हर हर महादेव। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अगले दिन तो हम लोग लोबचे निकलने के लिए रेडी हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? हम में से कुछ ने नागार्जुन पीक पे एक्लेमेटाइज कर लिया था, लेकिन अभी भी जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, यह काफ़ी लोगों के लिए चुनौती होने वाली है। अलग अलग राज्य, भाषा, पृष्ठभूमि से है, लेकिन आज एक परिवार की तरह यात्रा में है। कोई कर्नाटक से है, कोई महाराष्ट्र से, बिहार से, न्यूयॉर्क से। हमारी भाषा अलग है, हमारी राज्य अलग है, लेकिन हम परिवार के तौर पर एक है। यही सामाजिक सौहार्द का उदाहरण है। लोग पूछते हैं क्या महत्वपूर्ण है, जर्नी या डेस्टिनेशन? आई थिंक इट्स कंपनी मैटर करता है। यात्रा चाहे जीवन की हो या पहाड़ों की, संघर्ष के इस यात्रा में शामिल लोगों के साथ एक खूबसूरत सा रिश्ता बन जाता है। और शिव भाई एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। आप ही देख लीजिए, रंग दे तुम है गेरुआ। माउंटेन ड्यू को हम दोनों को कास्ट कर लेना चाहिए। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है वाले ऐड में। तो आप लोग लो एक छोटा सा ब्रेक, और मैं तब तक शैडो बॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो भैया देखो, 10-12 साल रिंग में बिताने के बाद, आधी ज़िंदगी प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगता है कि ये आदत जाएगी। चाहे मैदान हो, पहाड़ हो, नदी हो, ये नहीं रुकने वाला। ये अब लैंग्वेज बन चुका है। जगह इतना खूबसूरत है, पीछे पहाड़ और हवाओं का शोर देख के आप समझ सकते हैं कि हवाएं किस मूड में थी। और एक छोटे से वाटर ब्रेक के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े। अब यहाँ से आगे हमें बड़े पत्थरों और झरनों के बीच से होकर गुजरना था। और यह क्लिप मुझे याद दिलाता है कि संघर्ष के पल में जब आपके मेंटर जब आपके साथ होते हैं, आपके आगे होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, तो राह आसान सी हो जाती है। और एक ही भाव आ रहा है, हम सबके हृदय की विशालता इन पहाड़ों से भी ऊंची हो तो कितना अच्छा होगा। हमें सामने के पहाड़ पे जाना था और बीच में नदी थी, और नदी से होकर गुजरना काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि पत्थर काफ़ी अनस्टेबल थे। हमें पैर काफ़ी सधे कर्मों से रखना पड़ रहा था, और नदी का बहाव आप देख ही पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस नदी को पार कर लेंगे काफ़ी आसानी से, लेकिन यह ऐसा नहीं था। और फिर हमें काफ़ी दूरी पे आगे जाके एक बने बनाए लकड़ी के पुल से होकर गुजरना पड़ा। और इस दौरान सर को हल्की सी चोट भी आई थी उंगली में, क्योंकि जिस पत्थर पे उन्होंने हाथ रखा था वो अपने जगह से मूव कर गया। नदी को फाइनली हम लोगों ने पार कर लिया। दोपहर का वक्त था, अब हम लोग लंच के लिए रुकने वाले थे। हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। थोड़े से रिफ्रेशमेंट और पेट में ईंधन डालने के बाद हम लोग यात्रा पे फिर से निकल पड़े। और 7वें दिन की ट्रैकिंग के बाद हम लोग अपने कैंप लेबुचे पहुंच चुके हैं। बाहर तापमान काफ़ी कम है, हमें अंदर जाना होगा। चलते हैं। ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा कम है। लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद आप लोग आराम खोज सकते हैं, पर ट्रैकर होने के नाते आपको कुछ अनुशासन को समझना होगा। इस यात्रा के बाद हम लोग तुरंत शाम में बगल की पहाड़ी पे एक्लेमेटाइज करने के लिए चले जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि तुरंत ही चारों तरफ से हमें बादलों ने घेर लिया है। यहाँ तक कि हम अपने कैंप को भी देख नहीं पा रहे थे, दूर दूर तक केवल बादल ही थे। तो हम लोगों ने म्यूजिक को बजाया और यहाँ पे शांति से बैठ के इस नज़ारे को देखना उचित समझा। क्या गजब का नज़ारा था।
सुबह पानी छूने के बाद हाथ जैसे जम गया हो, अकड़ गया हो, और रक्त संचरण बढ़ाने के लिए मुझे बार बार अपनी मुट्ठी को बंद करना खोलना पड़ रहा था। आप दिख रहे हो। आज हमारे ट्रैकिंग का 8वां दिन है और हम गोरसिप होते हुए एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप लोग रेडी है? How the josh? Hi sir. How the josh? Hi sir. नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तरफ कुहासा ही कुहासा, बादल भी नजदीक आ चुके हैं। हम अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कम ऑक्सीजन और इतने अल्टीट्यूड पे आपको बार बार सुनिश्चित करना होता है कि आपके सदस्य क्या कर रहे हैं। इतनी दूर आने के बाद इन आड़े टेढ़े पत्थरों के बीच एक छोटा सा मोज पूरी की पूरी यात्रा को यहीं पे रोक सकती है। वो आपके लिए कतई अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ आने से पहले लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के साथ साथ अपने एंकल मोबिलिटी पे भी काम करें। Trekking is just like a moving meditation. You have to be more conscious about your surrounding, your environment, and your own action. ऐसे रास्तों पे आपको सजग होना होता है, सतर्क होना होता है और प्रेजेंट में होना होता है। आप एक एक कदम अपने कॉन्शियसनेस में रखते हैं। आपको मालूम है कि एक पत्थर खिसकना एक भूस्खलन भी ला सकता है या दूसरे पत्थरों को मोमेंटम दे सकता है। और इस यात्रा में एक कहानी साथ साथ चल रहा है उस व्यक्ति की भी, जो 40 साल के बाद अचानक से एक दिन उठा और पहला ही ट्रैक एवरेस्ट बेस कैंप मार रहा है। वो भी क्यों? अपने छात्रों को, अपने सहयोगियों को, वर्क प्लेस पे अपने कर्मियों को यह बताने के लिए कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम लोग अपने कैंप गोरख से पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में फिर यहाँ से एवरेस्ट बेस कैंप के लिए निकलेंगे। दुनिया के सबसे ऊंचे चोटी माउंट एवरेस्ट के 2 बेस कैंप हैं, एक दक्षिणी बेस कैंप और दूसरा उत्तरी बेस कैंप। हम दक्षिणी बेस कैंप पर थे। बर्फ भी है, ठंड भी लग रही है, धूप भी उतनी ही तेज है, तो इक्वली गर्मी भी कभी लगने लगती है, कभी ठंड लगने लगती है। आपको इस ट्रैक में कुल 130 किलोमीटर चलना होता है और अल्टीट्यूड आपको 5364 मीटर का मिलता है, यानी कि 17,598 फीट की ऊंचाई पर आप होते हैं। अगर आप भी इस तरह की यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों पे काम करना होगा? अपने शारीरिक सहनशक्ति, मानसिक लचीलापन और दृढ़ संकल्प। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के बेस पे खड़ा होना एक अलग ही संतुष्टि और सशक्त अनुभव कराएगा आपको। इस तरह के संघर्ष पर अपने आप को डालिए और फिर देखिए आपके अंदर क्या क्या उभरेगा। और पत्थरों पे संतुलन को बनाते हुए दिख गई कविता। और यात्रा के अंतिम इस पड़ाव में कुंवर नारायण जी की कविता अंतिम ऊंचाई बरबसी याद आ जाती है। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। और हम खम्बू ग्लेशियर से गुजर रहे थे और चारों तरफ आवाज आ रही थी और यहाँ पे लैंडस्लाइड होते हुए आप देख पा रहे हैं। ये रीजन अपने आप में खतरनाक है, आपको बच के चलना होता है। और हमारा स्वागत लगातार ऐसे लैंडस्लाइड से होते रहे। यहाँ पे जब भी आप चलें तो बहुत सावधानी से, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। अभी भी ये जो आवाज़ पता नहीं कितना वीडियो में आ पाई है या नहीं आ पाई है, लेकिन बहुत ही भयानक तरीके से पत्थर गिर रहे हैं। इस समय हमारे
एक सज्जन है, बहुत ढेर जाता है वो, उनका मोबाइल फ़ोन कहीं गिर गया है फ़ोटो खींचते हुए, तो ये खोज रहे हैं। इसी बीच में लोग रुक गए थे। नया ट्रैकर्स को मतलब यही है कि इस ट्रैक पे मतलब जब भी इस ट्रैक पे आने के पहले आप क्या करें कि थोड़ा अभ्यास करें, क्योंकि ये ट्रैक जो है गोरखशीप के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट है। गोरखशीप तक फिर भी ये कहें कि ठीक है, लेकिन गोरखशीप के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट ट्रैक है ये। और आप के स्टेमिना को, आपकी प्रैक्टिस, बैलेंस सबको चेक करना है। जरूर प्रैक्टिस कीजिए पहले, तब आइए। हम लोगों को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कि ऑक्सीजन लेवल कम है, तो वो एक समस्या हो सकती है। इन मेजर कोई कुंभू ग्लेशियर के ठीक बगल में हमारा बेस कैंप नज़र आ रहा होगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए अब यहाँ से नीचे उतरना होगा। हाँ, ग्लेशियर को पार करना होगा। किसी भी ट्रैक का शुरुआत का 3 दिन नहीं माना जाता है, क्योंकि वो ट्रेन में पहुंचाने का रूट है वो। तो बेस कैंप तक जाने के लिए हमें ये जमे हुए ग्लेशियर्स को पार करना पड़ता है, और पार करते समय काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है। So look at here. और लैंडस्लाइड आप देख पा रहे हैं, बीच बीच में खड़ी हुए पर लैंडस्लाइड। पूरी की पूरी टीम बेस कैंप जस्ट पहुंचने ही वाली है। और मैं आपको बता नहीं सकता कितना खूबसूरत जगह है, और खूबसूरत के साथ खतरनाक भी। हर खूबसूरत चीज़ खतरनाक होती है, जैसा कि आपने कहा। अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो ग्लेशियर के ऊपर चल रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक सौहार्द का संदेश लेकर हिमालय की इस यात्रा पे आज अंतिम पड़ाव पे है, और यहाँ से पूरे बक्सर वासियों को ये संदेश देना चाहती है कि हम लोग आपस में सामाजिक सौहार्द को बना के रखें, अपने बक्सर शहर को स्वच्छ रखें। पार्वती पते हर हर महादेव। जय भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एवरेस्ट बेस कैंप से संदेश देने के बाद अब वक्त था जल्द से जल्द वापस लौटने का। हम यहाँ से अपने कैंप गोर से पहुँचने वाले थे,
हमें वापस इन पत्थरों से होकर ही जाना था। और ऐसा नहीं था कि लैंडस्लाइड का खतरा अब टल चुका है। कंटिन्यू लैंडस्लाइड देखने को मिल रहे हैं। हमारी एक गलती से लैंडस्लाइड चालू हो सकते हैं, तो बहुत ही सावधानी से एक एक करके हमारे टीम मेंबर्स को आगे बढ़ना होगा। पैर बिल्कुल हौले हौले और राइट साइड में दबके, क्योंकि पत्थर गिर रहे हैं। राइट साइड में दब के चलना, ठीक है? और पैर सावधानी से एक भी पत्थर खिसकने ना पाए। ये गलती बड़ी चूक हो सकती है। राइट साइड दब के। हाँ सही जा रहा हूँ। लैंडस्लाइड के बीच इन पत्थरों को पार करना अपने आप में एक चैलेंज है, और तब उनके लिए खास तौर जब आप नए ट्रैकर हो। हमारे साथ सर हैं और सर ने काफ़ी सफलतापूर्वक इस एरिया को लगभग पार कर लिया है। और उसी दिन जब वापस हम गोरसेप अपने कैंप में लौटे, रात में थक कर सोने चले गए। आधे घंटे बाद ही अचानक से रात में दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। ऐसा लगता है कि एक आदमी नहीं, 2-3 लोग खड़े थे। दरवाज़ा खोलने पे सामने कुछ शेरपा और हमारा गाइड खड़ा था, जो हमसे मदद मांग रहा था। बगल वाले कमरे में दीप्ति मैम का ऑक्सीजन 30 पे जा पहुंचा था, फेफड़े में पानी था। रात में रेस्क्यू करना काफ़ी संघर्षमय था। हम लोगों ने रात को कैसे कैसे काटा और हिम्मत बनाए रखा। सुबह में जब हेलीकॉप्टर हमारी मदद के लिए पहुंची, तब जाकर उनका रेस्क्यू कराया जा सका। शी सो ब्रेव लेडी। उन्होंने अपने इस हालात में भी ट्रैकिंग को कंप्लीट किया था। अब यहाँ के बाद हम नीचे लगातार उतरने लगे। हमें जल्द से जल्द नीचे जाना था। और लौटते समय जियो युवान की इतावली कविता याद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। खूब करो यात्रा, वरना तुम जातिवादी बन जाओगे। तुम्हारा विश्वास पुख्ता होगा कि तुम्हारी ही चमड़ी का रंग सबसे अच्छा है, सच्चा है, कि तुम्हारी ही बोली मीठी है सबसे, कि उतरे हो धरती पर सबसे पहले
तुम्हें सनातन हो। घूमो, क्योंकि घर तुम नहीं घूमोगे तो तुम्हारे विचार न होंगे प्रबल, नहीं होगा जन्म नए विचारों का, तुम्हारे सपनों के पांव रह जाएंगे कच्चे, इतने कि तुम वही विश्वास करते जाओगे जो तुम्हें बताया जाएगा। बताने वाले दुश्मनों का आविष्कार करते हैं, गढ़ते हैं जो तुम्हारे डर को साक्षात करता है। तुम जीने लगोगे डर के साए में। घूमो, क्योंकि घूमना सिखाता है सबको अभिवादन करना, शुभ रात्रि कहना, चाहे कितना भी अंधकार हो, अंधकार जो हम अपने भीतर लिए डोलते हैं। घूमो कि सफर ही सिखाता है प्रतिरोध करना, निर्भर नहीं रहना, सबको अपनाना, इसलिए नहीं कि कौन है वे, इसलिए भी कि वे जो कभी नहीं हो पाएंगे, जानने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, महसूस करना कि किसी परिवार का हिस्सा होना क्या होता है, सीमाओं के पार, परंपराओं और संस्कृति से आगे। यात्रा सिखाती है निकल जाना हर हद से कुछ और आगे। घूमो, वरना तुम विश्वास करने लगोगे कि तुम बने हो मात्र परिदृश्य के लिए, अपने अंतरतम के लिए नहीं। तुम्हारी राह तकती है जहां, जाने कितनी ही मंजिलें। खूब करो यात्रा।